Hello students, welcome to Couple Commerce classes. From today we are going to start our class 12th accountancy marathon. ये मैराथन आरबीएससी स्टूडेंट्स और सीबीएसई स्टूडेंट्स दोनों के लिए है। इसमें फुल कॉन्सेप्ट क्लैरिटी रहेगी, पूरा सिलेबस आपको कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करवाया जाएगा। डे वाइज मैराथन रहेगी आपकी, चैप्टर वाइज हम सिलेबस कवर करेंगे। और आज हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज। चलिए स्टार्ट करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज। देखो आपका सिलेबस दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट बी में है आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज। ये 20 मार्क्स का वेटेज रखता है ये पार्ट आपका, जिसमें 8 मार्क्स का आपका फुल क्वेश्चन आएगा कैश फ्लो का और 12 मार्क्स के आएंगे फाइनेंशियल्स ऑफ कंपनीज, कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, फाइनेंशियल्स ऑफ कंपनीज में चैप्टर कवर है। एक तो आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हम आज पढ़ेंगे, उसके बाद हम देखेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। एक बार जब कंपनी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना लेती है, उसके बाद हम क्या करते हैं, उनका एनालिसिस करते हैं। कौन कौन से मेथड से करते हैं? एक हम कॉमन साइज स्टेटमेंट बनाते हैं, और एक आपका कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनता है। और नेक्स्ट आपका रेशियो एनालिसिस, अकाउंटिंग रेशियोज। हम धीरे धीरे ये सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। आज अपन स्टार्ट करेंगे फाइनेंशियल्स ऑफ कंपनीज। देखो फुल बैलेंस शीट बनाने को आपके सिलेबस में नहीं आएगी, लेकिन आपको बैलेंस शीट का फॉर्मेट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट, कंपनी के कुछ रूल्स हैं उनका आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करेंगे आज फाइनेंशियल ऑफ कंपनीज से। देखो अब कुछ टर्म्स हैं, पहले उन टर्म्स को समझेंगे, उसके बाद हम फर्दर प्रोसीड करेंगे। देखो फर्स्ट टर्म है आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होते हैं? देखो कंपनी जब अकाउंटिंग करती है, कंपनी क्या अगर कोई भी अकाउंटिंग करता है, मान लेते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है आपका, आप अकाउंटिंग करोगे, सबसे पहले क्या बनाओगे? जर्नल एंट्रीज बनाओगे। उसके बाद उनको समराइज करोगे किधर? ट्रायल बैलेंस में। लेजर बनाओगे, उसके बाद उनकी समरी बनाओगे ट्रायल बैलेंस में। उसके बाद हम क्या बनाते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या बनाते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, वहां से हम प्रॉफिट निकालेंगे। उसके बाद हम क्या बनाते हैं? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट कंपनी की क्या बताती है? पोजीशन बताती है। एंड प्रॉफिट एंड लॉस क्या बताता है? कंपनी का कितना प्रॉफिट है, कितने एक्सपेंस है और कितनी इनकम है। तो पी एंड एल अकाउंट आपका प्रॉफिट, इनकम एंड एक्सपेंसेस के बारे में बताता है, और बैलेंस शीट आपकी कंपनी की पोजीशन बताती है, ओवरऑल फाइनेंशियल पोजीशन आपकी क्या है वो बताती है। ऐसे ही सेम कंपनी में होता है। कंपनी में भी क्या बनाए जाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है और एक बैलेंस शीट बनाई जाती है। ठीक है, सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या किया था हमने? ट्रेडिंग अकाउंट बनाया था। ऐसे ये फॉर्मेट होता है आपके ट्रेडिंग अकाउंट का, ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट। टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेज, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस, उसके बाद बाय सेल्स, बाय क्लोजिंग स्टॉक, टू जीपी। उसके बाद क्या करते हैं? बाय जीपी। यहाँ पे सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आ जाते हैं आपके, क्या बन जाता है? टू नेट प्रॉफिट। ठीक है, उसके बाद क्या बनाते हैं अपन ने? बैलेंस शीट बनाई थी। बैलेंस शीट का क्या फॉर्मेट है? टी फॉर्मेट वाली बैलेंस शीट बना देते हैं।
इधर लाइबिलिटीज लिख दी, इधर असेट लिख दी। लाइबिलिटीज की शुरुआत कहाँ से हुई थी? कैपिटल से करते हैं, जिसमें नेट प्रॉफिट को ऐड किया जाता है और हम ड्राइंग्स को क्या कर देते हैं, इसमें लेस कर देते हैं। उसके बाद क्या आता है? नॉन करंट लाइबिलिटी आती हैं, उसके बाद करंट लाइबिलिटीज आती हैं। ऐसे ही असेट्स की साइड में क्या आता है? नॉन करंट असेट आता है और करंट असेट आता है। डिफरेंस ये है कि सोल प्रोप्राइटरशिप में, पार्टनरशिप फॉर्म में हम जब बैलेंस शीट और P&L बनाएंगे तो उसका कोई फिक्स फॉर्मेट फॉलो नहीं करते हैं, है ना। हम चीज़ों को आगे पीछे भी लिख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कंपनी में ऐसा नहीं है। कंपनीज एक्ट 2013 में शेड्यूल 3 में साफ साफ लिखा हुआ है किसका फॉर्मेट? बैलेंस शीट का और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। तो एक क्वेश्चन तो आपका यही बनता है, कौन से शेड्यूल में फॉर्मेट गिवन है पार्टनर कंपनी के बैलेंस शीट और P&L के? कौन से शेड्यूल में गिवन है? शेड्यूल नंबर 3। पार्ट 1 में आपको गिवन है बैलेंस शीट और पार्ट 2 में आपको गिवन है P&L। पार्ट 1 में गिवन है बैलेंस शीट का फॉर्मेट और पार्ट 2 में गिवन है आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट। फॉर्मेट सेम है, बस चेंज देखो कितना सा है। यहाँ बैलेंस शीट कैसे बन रही है? टी फॉर्मेट में, पहले कैपिटल और इधर असेट। कंपनी क्या करेगी? बैलेंस शीट कैसे बनाएगी? ऐसे फॉर्मेट में बनाएगी। पहले लिखेगी कैपिटल, इक्विटी एंड लायबिलिटीज लिखेंगे, उसके बाद यहाँ क्या आ जाएंगे? असेट्स आ जाएंगे। मतलब यही चीज कंपनी ने क्या कर दी? इधर लिख दी, बस और कोई डिफरेंस नहीं है। अब कुछ टर्म्स का डिफरेंसेस है जो कंपनी में अलग होती हैं और फॉर्म में अलग होती हैं, हम वही सीखेंगे। मोटा मोटी बैलेंस शीट बनेगी वैसे ही, लायबिलिटीज तो वही रहेंगी जो फॉर्म में होती थी और असेट्स भी वही रहेंगे। ऐसा नहीं है कि फर्नीचर वहाँ असेट है तो कंपनी के लिए फर्नीचर लायबिलिटी बन जाएगा, वो असेट ही रहेगा। ठीक है, आ जाओ। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर रिपोर्ट दैट समराइज द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड पोजीशन ऑफ कंपनी। दे प्राइमरीली इंक्लूड इनकम स्टेटमेंट, जैसे क्या बोलते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और सेकंड क्या आता है? बैलेंस शीट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या रिपोर्ट करते हैं? समरी बताते हैं, किसकी? फाइनेंशियल पोजीशन, किसकी? हमारी कंपनी की। बेसिकली इसमें दो चीजें आती हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और सेकंड क्या आता है आपका? बैलेंस शीट आता है। ठीक है, क्या मदद मिलती है आपको इन स्टेटमेंट से? आपको अपने बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी पता चलती है कि आप कितने प्रॉफिट में हो, लिक्विडिटी पता चलती है कि आपके पास एट प्रेजेंट कितनी कैश अवेलेबल है, ओवरऑल फाइनेंशियल पोजीशन भी पता चलती है कि भाई कितने डेटर्स हैं, कंपनी डूब तो नहीं रही है, कितने क्रेडिटर्स हैं। ठीक है, उसके बाद आता है आपका फॉर्मेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 में फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज का क्या गिवन है आपको? फॉर्मेट गिवन है। पार्ट 1 में गिवन है बैलेंस शीट का फॉर्मेट और पार्ट 2 में गिवन है आपको P&L का फॉर्मेट। देखो अब हम P&L बनाएंगे तो सबसे पहले क्या लिखते हैं? यहाँ हम प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे तो क्या लिखेंगे? सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब आप जो भी बिजनेस कर रहे हो, जिस भी बिजनेस को आप ऑपरेट कर रहे हो, उससे आपको क्या क्या इनकम हो रही है ना। जो भी आपका मेन बिजनेस है उससे होने वाली इनकम को क्या बोला जाएगा? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। क्या ऐड होगा उसमें? अदर इनकम्स को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। ठीक है, अदर इनकम मतलब नॉन ऑपरेटिंग इनकम हो गई, जो डायरेक्टली बिजनेस से रिलेटेड इनकम नहीं है वो क्या आ जाएंगी? आपकी अदर इनकम। जैसे कि मान लो आपको इंटरेस्ट मिली, अदर इनकम हो गया। ठीक है, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब बिजनेस को ऑपरेट करने से जो आपको इनकम हो रही है वो यहाँ आ जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट में क्या आ जाएगी? अदर इनकम। इन दोनों का टोटल करेंगे तो क्या आएगा आपके पास? टोटल इनकम आ जाएगी। अभी ये फॉर्मेट हम प्रॉपर पढ़ेंगे नीचे, बस आपको एक छोटा मोटा मोटा आइडिया दे रही हूँ। उसके बाद हम क्या माइनस करेंगे? बिजनेस के एक्सपेंस। पहला एक्सपेंस कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। मान लेते हैं आपकी मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी है तो आप जो भी मटेरियल कंज्यूम कर रहे हो उसकी क्या लगी होगी? आपकी कॉस्ट लगी होगी, उसे क्या कर दो? माइनस कर दो। तो क्या होगा? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। चेंज इन इन्वेंट्री भी क्या हो जाएगा आपका? माइनस हो जाएगा।
और क्या होगा, डेप्रिसिएशन माइनस हो जाएगा, है ना, अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस भी माइनस हो जाएंगे, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस भी माइनस हो जाएंगे, और अदर मिसलेनियस एक्सपेंसेस को भी क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। फिर क्या करेंगे, सारे एक्सपेंसेस का टोटल आ जाएगा, क्या जाएंगे आपके टोटल एक्सपेंसेस। फिर हम क्या करेंगे, ए माइनस बी, इनकम में से एक्सपेंस माइनस करें तो क्या आ गया आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर टैक्स माइनस कर देंगे, क्या आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये कैसे, किसका फॉर्मेट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट है। अभी इसको अच्छे से पढ़ेंगे, नीचे फॉर्मेट में इसका क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। चलो, बैलेंस शीट में क्या आता है, देखो बैलेंस शीट ऐसा नहीं है कि नॉर्मल बैलेंस शीट जो सोल प्रोप्राइटर की थी वहीं असेट इज इक्वल टू लायबिलिटी होता है। कोई भी बैलेंस शीट हो, असेट बराबर लायबिलिटीज होता है, ठीक है। लायबिलिटीज साइड हमेशा किसकी इक्वल होगी, असेट्स की साइड ही होगी। अच्छा देखो, असेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्विटी प्लस लायबिलिटी। कंपनी में इक्विटी मतलब कैपिटल, जो पैसा मालिकों ने लगाया है उसे क्या बोलेंगे, इक्विटी। इक्विटी शेयर होल्डर्स का और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का, और जो भी रिजर्व है उसे मिलके क्या बोला जाता है, इक्विटी। तो मालिकों द्वारा लगाया हुआ पैसा क्या है, इक्विटी है, प्लस जो भी हमारी आउटसाइड लायबिलिटी है, दोनों का टोटल करेंगे तो क्या आ जाएगा, टोटल लायबिलिटी साइड का आ जाएगा, क्या आ जाएगा आपका टोटल लायबिलिटीज, और ये किसके बराबर होती है, टोटल असेट्स के बराबर होती हैं। टोटल असेट इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटी, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। पहला, कैपिटल किसने लगाई है, जो शेयर होल्डर्स ने लगाई है। शेयर होल्डर्स कौन होते हैं, रियल ओनर होते हैं हमारे बिजनेस के। जो पैसा शेयर होल्डर्स ने लगाया उसे क्या बोला जाएगा, कैपिटल। शेयर होल्डर्स क्या है, ओनर हैं किसके, हमारी कंपनी के। रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस मतलब देखो आप हर साल प्रॉफिट कमा रहे हो, उसे आप इकट्ठा करते जा रहे हो, उसको क्या बोलेंगे, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, ठीक है। क्या बोलेंगे, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। प्रॉफिट का कुछ पार्ट आपने एक रिजर्व में जमा करवा दिया, उसे क्या बोलेंगे, रिजर्व। दोनों को मिलके क्या बोला जाता है, रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है। एक्स्ट्रा प्रॉफिट, प्रॉफिट का कुछ हिस्सा जो आपने रिजर्व में जमा करवाया वो रिजर्व हो गया। जो प्रॉफिट जमा होता हुआ आ रहा है उसे क्या बोलेंगे, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। रेवेन्यू रिकॉग्निशन, हम अकाउंटिंग कौन से कॉन्सेप्ट पे फॉलो करते हैं, रेवेन्यू रिकॉग्निशन। जब भी कोई खर्चा हो रहा है उसे तभी ही रिकॉर्ड कर लो, ऐसा नहीं है आप पे करो तब रिकॉर्ड करो, ठीक है। मान लेते हैं एम्प्लॉय ने 1 महीने काम कर दिया, आपने सैलरी नहीं दी, फिर भी आज ही आप उसे लिख दीजिए। कौन सा कॉन्सेप्ट है, रेवेन्यू रिकॉग्निशन, ठीक है। एक्रूवल कॉन्सेप्ट पे क्या चलती है, हमारी अकाउंटिंग चलती है। कैश बेसिस पर हम अकाउंटिंग नहीं करेंगे। मान लेते हैं आपने कोई काम कर दिया, आपने इनकम अर्न कर ली है लेकिन रिसीव नहीं हुई है, तो क्या आप उसे नहीं लिखोगे, नहीं, वो अभी लिखनी है, मिलेगी तब नहीं लिखेंगे, जब हो गया है काम, अकर हो गया है तभी हम उसे क्या करेंगे, लिख लेंगे। इसका मतलब क्या है, इस साल की इनकम और इस साल की एक्सपेंसेस किस में आएंगे, इस साल के ट्रेडिंग P&L में आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। देखो नाम से ही पता चल रहा है, जो आपने सामान बेचा, जो आपने सेल की, उसकी क्या कॉस्ट थी आपके पास, क्या कॉस्ट थी, जो सामान बेचा उसकी कॉस्ट। इसका मतलब इसमें क्या जुड़ा हुआ है, प्रॉफिट जुड़ा हुआ है। कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है, सेल्स। तो जो सामान बेचा उसकी कॉस्ट क्या हो गई, COGS। COGS इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये बेसिक टर्म्स है जो पता होना चाहिए, जिससे हम चैप्टर पढ़ें तो स्मूथली पढ़ पाए। चलो अब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ एडजस्टमेंट करते हैं। देखो 11th क्लास से करते आ रहे हैं हम एडजस्टमेंट। 11th क्लास में आपने चैप्टर पढ़ा था फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट। क्या करा था उसमें, डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट करते थे, है ना, एक्रूड इनकम का एडजस्टमेंट करते थे, प्रीपेड का करते थे, आउटस्टैंडिंग का करते थे। वही एडजस्टमेंट हम यहाँ भी करेंगे, ठीक है। चलो आ जाओ पढ़ते हैं एडजस्टमेंट्स। कुछ एडजस्टमेंट्स एग्जाम्पल देखो, आपके पास एक्सपेंसेस होते हैं और इनकम होती है। एडजस्टमेंट रिलेटेड टू एक्सपेंसेस एंड इनकम पढ़ रहे हैं पहले,
सबसे पहले हम एक्सपेंस से रिलेटेड क्या देखेंगे, एडजस्टमेंट देखेंगे। पहला एडजस्टमेंट प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस मतलब वो एक्सपेंस जो अभी अकर ही नहीं हुआ और आपने पहले ही उनका क्या कर दिया, पेमेंट कर दिया। ठीक है, मान लेते हैं इंश्योरेंस, आपने क्या कर दिया, अगले 2 महीने का एडवांस दे दिया। ठीक है, मार्च में आपने अप्रैल और मई का भी क्या दे दिया, इंश्योरेंस का प्रीमियम पे कर दिया। ये क्या है आपका प्रीपेड इंश्योरेंस। क्या ये इस साल का खर्चा है? नहीं, 31 मार्च को तो आपके अकाउंट्स क्लोज ही हो जाते हैं। तो अगले 2 महीने का खर्चा तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का है ना, नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर का है, तो उसे इस साल क्या करना है आपको, रिकॉर्ड नहीं करना। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से माइनस कर दिया जाता है। ठीक है, और बैलेंस शीट में किधर लिख देंगे, असेट की साइड लिख देंगे। क्यों लिख देंगे, क्योंकि अब आगे जब वो एक्सपेंस होगा तब आपको उसे पे नहीं करना है, आपने एक बार पे कर दिया, हो गया काम। ठीक है, अब वो क्या बन गया आपका असेट, लेकिन वो इस साल का खर्चा नहीं था, इसलिए हमें उसे ट्रेडिंग P&L में नहीं डाला। नेक्स्ट आता है आपका आउटस्टैंडिंग। व्हाट इज आउटस्टैंडिंग? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं, वो एक्सपेंसेस जो अकर हो गए हैं पर हमने पे नहीं किए, हमारी लापरवाही का नतीजा है, हमने अभी पेमेंट नहीं किया। क्या एक्सपेंस अकर हो गया है? बिल्कुल। एक्सपेंस इनकर हो गया, हमने पेमेंट नहीं किया, हमारी क्या बनती है, लायबिलिटी बनती है। ठीक है, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या है, लायबिलिटी है। किधर आएगा, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड आ जाएगा। P&L में क्या करेंगे, देखो ये खर्चा इस साल का था और हो भी गया, पे नहीं किया, कौन सा फॉलो करते हैं, एक्रूअल। आपको क्या कर देना, उसे ऐड कर देना है। ठीक है, तो P&L में ऐड हो जाएगा आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। ठीक है, ये वर्ड यूज करते हैं अपन एक्सपेंसेस के लिए। अब क्या आ गया, इनकम। अब इनकम से रिलेटेड एडजस्टमेंट्स भी हम देख लेते हैं एक बार। पहला एडजस्टमेंट आता है आपका एक्रूड इनकम। व्हाट इज एक्रूड इनकम? इनकम अर्न but not yet received, but not yet received। एक्रूड इनकम कौन सी इनकम है, जो आपने कमा ली है लेकिन आपको अभी मिली नहीं है। क्या है आपका, ये एसेट है। क्या है, एसेट। तो बैलेंस शीट में किधर आ जाएगा, ये एसेट की साइड आ जाएगा। तो बैलेंस शीट में एसेट साइड से हो जाएगा, और P&L में कहाँ आ जाएगा, P&L में इनकम में हम इसे क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ऐड क्यों किया, क्योंकि कमा लिया, मिला नहीं है तो क्या हो गया, कमा तो लिया, और इस साल की इनकम एक्रू हो गई तो कहाँ लिख दो, इस साल के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से क्या कर देंगे, हम शो कर देंगे। ठीक है, P&L में इसे ऐड कर देंगे। लास्ट आता है इनकम आपका, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। इनकम रिसीव इन एडवांस क्या है, आपकी लाइबिलिटी है। ठीक है, इनकम आपने कमाई नहीं है और आपको कोई पहले ही मिल गई, क्या है, आपके ऊपर बोझ बन गई, भाई अब आपको कमानी पड़ेगी, है ना। तो क्या है, ये आपकी लाइबिलिटी है। कहाँ से होगी, लाइबिलिटी साइड से होगी। अभी इस साल की इनकम नहीं है तो इसे क्या कर देंगे, करंट P&L में से लेस कर देंगे, और ये क्या है, आपकी लाइबिलिटी है। एक्सपेंसेस के एडजस्टमेंट क्या हो गए, प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होता है, आपकी लायबिलिटी, जो खर्चा आपने कर दिया पर पे नहीं किया, तो उसे कहाँ दिखाएंगे, इस साल की बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड दिखाएंगे, और P&L में रेस्पेक्टिव एक्सपेंस के साथ उसे ऐड कर देंगे। और अगर प्रीपेड एक्सपेंस है, इसका मतलब वो इस साल का खर्चा नहीं है, तो उसे क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, और बैलेंस शीट में उसे असेट की साइड दिखाएंगे। इनकम से रिलेटेड एडजस्टमेंट क्या थे, एक्रूड इनकम, मतलब इनकम आपने कमा ली लेकिन आपको अभी मिली नहीं है, आपका असेट है, बैलेंस शीट में उसे असेट की साइड दिखाएंगे और P&L में उसे ऐड कर देंगे। और इनकम रिसीव इन एडवांस मतलब लायबिलिटी है आपकी, आपने कमाया नहीं है, पैसा आपको ऑलरेडी मिल गया, तो बैलेंस शीट में तो आ जाएगा लायबिलिटी साइड, और P&L में हम उसे क्या कर देंगे, इनकम में से लेस करके दिखा देंगे, इनकम में से उसे लेस कर देंगे। ठीक है, और एक दो एडजस्टमेंट होते हैं जैसे कि डेप्रीसिएशन।
डेप्रिसिएशन कहाँ आता है? पी एंड एल में आता है आपका डेबिट साइड, और बैलेंस शीट में कहाँ आता है? असेट में से माइनस होके आता है। असेट में से क्या करते हैं हम? लेस करते हैं डेप्रिसिएशन। ठीक है, ये कुछ एडजस्टमेंट्स हैं जो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज में भी देखते हैं। अब देखो एक पॉइंट आता है पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन मतलब प्रॉफिट को आपने बांट दिया, अलग अलग नाम से उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। कुछ पैसा प्रॉफिट का आपने रिजर्व्स में डाल दिया। रिजर्व्स में क्यों डालते हैं अपन? फ्यूचर कंटिजेंसी के लिए। किसके लिए? फ्यूचर कंटिजेंसी के लिए। अगर फ्यूचर में कोई ऐसी आपके पास कंटिजेंट सिचुएशन आ गई, आपको लॉस हो गया, तो आप रिजर्व्स में से पैसा लेकर उसे रिकवर कर सकते हो। नेक्स्ट, डिविडेंड पेमेंट के लिए। डिविडेंड क्या होता है? शेयर होल्डर्स ने आपकी कंपनी में पैसा लगाया हुआ है, तो वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं? आपने क्या दोगे? डिविडेंड दोगे। कहाँ से दोगे? प्रॉफिट्स में से ही देंगे। तो प्रॉफिट्स का कुछ हिस्सा हम क्या करते हैं? डिविडेंड की तरह डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। रिटेन अर्निंग, पैसे को बचा के रख लेते हैं, उसे क्या बोलेंगे? रिटेन अर्निंग। वो अर्निंग जो आपने अभी बिजनेस में रिटेन कर रखी है। क्यों? या तो आप उसे बाद में अपने बिजनेस में एक्सपेंशन के लिए लगाओगे। किसके लिए? बिजनेस एक्सपेंशन के लिए उसे लगाओगे। ठीक है, तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का मतलब जो प्रॉफिट आपने कमाया उसे एप्रोप्रिएट कर दिया अलग अलग जगह। कुछ रिजर्व्स में डाल दिया, कुछ का पेमेंट कर दिया, और कुछ रिटेन कर लिया बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए। अब देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? उनका एनालिसिस करना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट से हम क्या करेंगे? रेशियोज निकालेंगे। जो नेक्स्ट चैप्टर है अपना रेशियोज, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो और एफिशिएंसी रेशियो। ये नेक्स्ट चैप्टर है जिसमें हम अच्छे से इन रेशियोज को पढ़ेंगे। ठीक है, एक होता है आपका कॉमन साइज और एक होता है कंपैरेटिव। तीनों चैप्टर जिसमें आते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एनालिसिस में आते हैं। ठीक है, इनसे क्या करते हैं? हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करते हैं कि पास्ट में हमारे फाइनेंशियल्स कैसे थे और इस बार कितने हैं, क्या डिफरेंस आया है, क्या रेशियो है, क्या रेशियो हमारा आइडियल है, जितना होना चाहिए उतना ही है, दूसरी कंपनी का इतना ही चल रहा है क्या, इंडस्ट्री का कितना चल रहा है। ये सब हम कहाँ करते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में। 3 पार्ट होते हैं उसके। रेशियो स्टार्टिंग में ही बताया था, सेकंड कॉमन साइज और थर्ड कंपैरेटिव। डिविडेंड क्या होता है? जो पेमेंट हम किसको करते हैं? शेयर होल्डर्स को। क्यों करते हैं? क्योंकि उन्होंने हमारी कंपनी में पैसा लगाया हुआ है। कहाँ से देंगे? प्रॉफिट्स में से देंगे। क्या डिविडेंड की रेट फिक्स होती है क्या? देखो, अगर हम डिविडेंड कर रहे हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, तो डिविडेंड की रेट क्या होगी? फिक्स होगी। लेकिन अगर हम पेमेंट कर रहे हैं इक्विटी शेयर्स को, तो डिविडेंड की रेट फिक्स नहीं होती। कंपनी की मर्जी है, डिविडेंड देना है तो देगी, नहीं देना है तो नहीं देगी। जितनी भी रेट से दे सकती है। वो रेट कहाँ डिसाइड होती है? बोर्ड ऑफ मेंबर्स की मीटिंग में डिसाइड होगी। बोर्ड ऑफ मेंबर्स ही डिसाइड करेंगे कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को कितना डिविडेंड दिया जाना चाहिए। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर्स ही क्या होते हैं? बिजनेस के रियल ओनर होते हैं। ठीक है, इनके पास क्या होता है? आपके वोटिंग राइट्स होते हैं, जबकि प्रेफरेंस के पास कोई वोटिंग राइट नहीं है। उनको प्रॉफिट में से हर साल डिविडेंड दिया जाएगा और बस हो गया काम। लेकिन लगातार कंपनी ने 2 साल तक प्रेफरेंस शेयर्स को क्या नहीं दिया? डिविडेंड नहीं दिया, ऑटोमेटिकली उनके पास क्या आ जाएगा? वोटिंग राइट आ जाएगा। ठीक है, लगातार प्रेफरेंस शेयर्स को 2 ईयर्स तक अगर कंपनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती है तो उनके पास वोटिंग राइट आ जाता है। अब देखो नोट्स टू अकाउंट क्या होता है। हम कंपनी की बैलेंस शीट बनाते हैं, बैलेंस शीट में हम यहाँ पे एक कॉलम बनाते हैं नोट्स टू अकाउंट। यहाँ आप जो भी पॉइंट लिखोगे उसका एक्सप्लेनेशन कहाँ दोगे? नोट्स में दोगे। तो नोट्स टू अकाउंट का मतलब क्या हो गया? एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं हम किसका? असेट का भी दे सकते हैं और किसी लायबिलिटी का भी दे सकते हैं।
तो असेट एंड लायबिलिटीज का एक्सप्लेनेशन कहाँ देंगे, नोट्स टू अकाउंट में। और फाइनल फिगर्स को कहाँ दिखाएंगे, बैलेंस शीट के फ्रंट पेज पे दिखाएंगे, ठीक है। नोट्स टू अकाउंट क्या पार्ट होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, बिल्कुल पार्ट होता है, फाइनेंशियल्स का ही पार्ट होता है आपका नोट्स टू अकाउंट। अब देखो बैलेंस शीट का फॉर्मेट, देखो पूरा क्वेश्चन तो करने को नहीं आएगा, लेकिन बैलेंस शीट का फॉर्मेट आपको याद होना चाहिए। सबसे पहले क्या आता है, बैलेंस शीट एज एट, ये तो पता ही है ना कि बैलेंस शीट पर्टिकुलर डेट पे बनाते हैं, तो फॉर्मेट कैसा है, बैलेंस शीट एज एट। पर्टिकुलर नोट नंबर, नोट नंबर में हम नंबर्स डालेंगे नोट का, फिर नीचे उनको एक्सप्लेनेशन करेंगे। 2 साल की बनानी है तो करंट पीरियड और प्रीवियस पीरियड, आपको अगर 1 साल की बनानी है तो एक ही बार आपको अमाउंट लिखना है। सबसे पहले आएगा इक्विटी एंड लायबिलिटी। इक्विटी एंड लायबिलिटी मतलब ओनर्स द्वारा लगाया हुआ पैसा, मतलब ओनर्स कैपिटल, और दूसरा आउटसाइडर्स लायबिलिटी। देखो जो ओनर ने पैसा लगाया है वो भी लायबिलिटी है, क्योंकि बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ओनर भी क्या है, हमारे लिए एक लायबिलिटी है। ओनर ने जो पैसा लगाया वो भी लायबिलिटी है, लेकिन उससे क्या बोलेंगे, इक्विटी बोलेंगे। और बचा कुचा क्या है आपका, आउटसाइडर लायबिलिटी, जो आपने बाहर पब्लिक से पैसा लिया है वो। फर्स्ट आएगा शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड में 3 चीजें आती हैं, शेयर कैपिटल, कौन सी, इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में क्या आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस आएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम भी आएगा, कोई डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व है वो भी आएगा, कोई पर्टिकुलर रिजर्व बनाया आपने वो भी आएगा। तो रिजर्व एंड सरप्लस में क्या आएगा, जो कंपनी पैसा रिजर्व करती है, या तो प्रीमियम के नाम का या फिर कंपनी प्रॉफिट, इसमें आएंगे। पर्टिकुलर डिबेंचर्स के लिए बनाए हैं वो भी आएगा इसी में। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कंपनी ने कोई रिजर्व बना दिया वो भी इसी में आएगा। थर्ड आता है आपका मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। कंपनी क्या करती है, शेयर वारंट्स को इशू करेगी और पब्लिक से उन पे पैसा ले लेगी, इन्वेस्टर्स को क्या दे देगी, वारंट्स दे देगी और पैसे ले लेगी, ठीक है। ये भी एक तरीका है पैसे रेज करने का। तो कंपनी के पास पैसा कहाँ से आएगा, 3 जगह से, कैपिटल से, रिजर्व से और मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। नेक्स्ट पार्ट आता है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। इसका मतलब क्या है, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट मतलब कंपनी ने शेयर इशू कर दिए, पब्लिक ने सब्सक्राइब कर लिए, लेकिन अभी कंपनी ने क्या नहीं करा, अलॉटमेंट नहीं करा। तो यही क्या हो गया, शेयर एप्लीकेशन मनी आपके पास आ गई है, लेकिन आपने उन्हें क्या नहीं दिया, अभी शेयर नहीं दिया। तो वो अमाउंट जो आपको एप्लीकेशन पे रिसीव हुआ है उसे कहाँ लिखेंगे, यहाँ, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, जिनको आपने अलॉटमेंट अभी नहीं किया है वो। नेक्स्ट पॉइंट आएगा आपका नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी मतलब जो लायबिलिटी मोर देन ईयर के लिए है, 1 साल से ज़्यादा दिन का टर्म है, जैसे कि लॉन्ग टर्म बोरिंग। आपने बैंक से 5 साल के लिए लोन ले रखा है, किधर आएगा, लॉन्ग टर्म बोरिंग। डिबेंचर्स आपने ले रखे हैं कितने साल के लिए, 5 ईयर्स के लिए, इधर आएगा। मोर देन ईयर जो लायबिलिटी है, जो बोरिंग्स है, वो आएगी लॉन्ग टर्म बोरिंग में। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज क्या होता है, और देखो नीचे पॉइंट आएगा डेफर्ड टैक्स असेट। वैसे तो ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, पर देखो क्या होता है, कोई ऐसी लायबिलिटी जो हो तो एक साथ जाती है ना, लेकिन उसे हम धीरे धीरे राइट ऑफ करते हैं, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट क्या होता है, मान लेते हैं कंपनी ने एडवर्टाइजमेंट करवाया 20 लाख का, मोटा खर्चा करवाया, ये एडवर्टाइजमेंट का धीरे धीरे हर साल राइट ऑफ करेगी कंपनी। ऐसा क्यों करती है, देखो कंपनी का प्रॉफिट हो रहा है 5 लाख और कंपनी खर्चा डाल देगी 20 लाख का, क्या हो गया, लॉस दिख जाएगा। इसलिए कंपनी एडवर्टाइजमेंट को धीरे धीरे राइट ऑफ करेगी। ऐसा माना जाता है कि एडवर्टाइजमेंट कंपनी को 4 से 5 साल तक क्या देगा, बेनिफिट देगा। इनको बोलते हैं डेफर्ड टैक्स असेट और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, ठीक है। एक सेकेंड,
नेक्स्ट आता है आपका लॉन्ग टर्म प्रोविजन। लॉन्ग टर्म प्रोविजन मतलब क्या हुआ? लॉन्ग टर्म प्रोविजन मतलब कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ के लिए क्या बना रही है? प्रोविजन, कि 10 से 15 साल बाद वो रिटायर होंगे तो उनको क्या देनी है? हमको ग्रेचुटी पे करनी है ना, उन्हें पेंशन पे करनी है। तो धीरे धीरे कंपनी पेंशन फंड में पैसा डालेगी, वो भी कंपनी की क्या है? लायबिलिटी है। कंपनी का पैसा तो फंसता है ना, तो इसलिए क्या है? ये लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है। ठीक है। करंट लायबिलिटीज, जो लायबिलिटीज 1 साल के अंदर अंदर की होती हैं, ठीक है, वो लायबिलिटीज आपको विद इन अ ईयर पे ऑफ करनी होती हैं। जैसे कि शॉर्ट टर्म बोरिंग, आपने बैंक से ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ले ली, 4-5 महीने में आप उसे क्या कर दोगे? वापस कर दोगे। शॉर्ट टर्म लोन ले लिया किसी से भी, पब्लिक से ले लिया, तो क्या है? आपकी शॉर्ट टर्म बोरिंग। ट्रेड पेबल्स, जिन्हें आप उधार सामान बेचते हो, जैसे कि 2 चीज़ें आती हैं इसमें, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल। दोनों को मिला के क्या बोला जाता है? ट्रेड के क्रेडिटर्स। ठीक है, हमने उधारी में सामान दिया किसको? क्रेडिटर्स को, और ट्रेड बिल्स पेबल को, तो क्या हो गया? ट्रेड पेबल्स। अदर करंट लायबिलिटीज, जो ऊपर नहीं आए, और कुछ लायबिलिटीज जो अदर हैं वो कितने में आएंगी? अदर करंट लायबिलिटीज में आएंगी। जैसे कि अनपेड डिविडेंड हो गया आपका, किस में आएगा? अदर करंट लायबिलिटी में। इस साल डिविडेंड आपने डिक्लेयर किया, पे नहीं किया, किस में आएगा? अदर करंट लायबिलिटी में। शॉर्ट टर्म प्रोविजन, देखो यहाँ पे आपने ग्रेचुइटी और पेंशन का प्रोविजन बनाया, जो 5 साल बाद रिटायर होगा पार्टनर या फिर कोई एम्प्लॉय। शॉर्ट टर्म प्रोविजन मतलब आपने टैक्स का प्रोविजन बनाया है, हर साल देना है आपको, तो क्या हो गया? शॉर्ट टर्म प्रोविजन हो गया। हर साल आपको टैक्स देना होता है, आप एस्टिमेट कर लेते हो कि मुझे इतना टैक्स देना है, आपने उसके लिए क्या बना लिया? प्रोविजन। तो ये क्या है? आपका शॉर्ट टर्म प्रोविजन। ठीक है। नेक्स्ट पार्ट आता है आपका असेट्स का। असेट में क्या आएंगे? सबसे पहले नॉन करंट असेट। नॉन करंट असेट मतलब जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट देते हैं आपको। पहला फिक्स असेट। फिक्स असेट में आएंगे टेंजिबल, जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, फर्नीचर हो गया, लैंड एंड बिल्डिंग हो गई, मशीनरी हो गई। इंटेंजिबल असेट मतलब जिन्हें हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, वो टेंजिबल असेट जो अभी बीच में ही है ना, ना तो वो पूरे असेट ही हैं और ना पूरे वर्क इन प्रोग्रेस ही हैं, बीच का हिस्सा। और इंटेंजिबल असेट अंडर डेवलपमेंट, मान लेते हैं आपने एक फॉर्मूला बनवाया, उसका क्या करा दिया? पेटेंट करवा दिया, किस में आ जाएगा? इंटेंजिबल असेट में। लेकिन अभी फॉर्मूला पूरा ही नहीं बना, बीच में ही आपने उसका पेटेंट करवा दिया कि चलो बीच के फॉर्मूले को कोई चोरी ना कर ले, वो क्या हो जाएगा? इंटेंजिबल असेट अंडर डेवलपमेंट। फॉर्मूला पूरा बन गया तो इंटेंजिबल असेट, आधा बनाए तो अंडर डेवलपमेंट। ठीक है। उसके बाद आएंगे आपके नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। लंबे समय के लिए आपने किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है, मान लेते हैं आपने रिलायंस में इन्वेस्ट कर रखा है 50 लाख का, क्या है आपका? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ठीक है। डेफर्ड टैक्स असेट, जो असेट जिसे आप धीरे धीरे राइट ऑफ करते हो, जिसका बेनिफिट आप धीरे धीरे अराइज करोगे। ठीक है। लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस। ठीक है, लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस, ऊपर आपने ले रखा था, यहाँ आप दोगे, किसको दोगे? किसी को भी दे सकते हो, पब्लिक को, अपने एम्प्लॉयज़ को, रिलेटिव्स को, किसी को भी लोन दे सकते हैं। तो लंबे समय के लिए उधारी आपने दी है, किधर आएगी? लॉन्ग टर्म लोन्स, और ली है तो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में आएगी। अदर नॉन करंट असेट, कुछ ऐसे असेट जो ऊपर नहीं आया, जैसे कि अदर नॉन करंट असेट, जैसे कि ग्रेचुइटी का पेमेंट था, ऊपर आपने किया था, यहाँ आपको मिलेगा, किधर आएगा? अदर नॉन करंट असेट्स में आएगा। अब आएगा आपका करंट असेट। करंट असेट मतलब जिनका आपको बेनिफिट 1 साल के अंदर अंदर अराइज हो जाएगा, मिल जाएगा। जैसे कि करंट इन्वेस्टमेंट, आपने 5-7 महीने के लिए कहीं इन्वेस्ट कर दिया, वो क्या है? करंट इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्रीज मतलब स्टॉक, किधर आएगा? करंट असेट में आएगा। क्या माना जाता है कि आप स्टॉक को 1 साल के अंदर अंदर बेच दोगे और पैसा कमा लोगे, तो किस में आएगा? करंट असेट में। ट्रेड रिसीवेबल, जिनको आपने उधार सामान बेचा, जैसे कि डेटर्स और बिल रिसीवेबल, उनसे आपको पैसा मिलेगा, वो क्या हो गए? आपके असेट हैं, वो आपको पैसा देंगे। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या आ जाएगा? कैश भी आ जाएगा, बैंक भी आ जाएगा, और मार्केटेबल सिक्योरिटीज, कैश, बैंक
और मार्केटेबल सिक्योरिटीज। मतलब ये हाईली लिक्विड एसेट हैं। हाईली लिक्विड मतलब इनको कैश में कन्वर्ट होने में बहुत कम टाइम लगता है। देखो कैश तो ऑलरेडी कैश ही है तो उसको तो टाइम भी नहीं लगेगा। बैंक से कैश कन्वर्ट कराने में बहुत कम टाइम लगता है। और ऐसे ही मार्केटेबल सिक्योरिटीज विद इन 1 मंथ और 2 मंथ्स क्या हो जाती हैं, कन्वर्ट हो जाती हैं। तो तीनों किस में आएंगे, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में। शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस, आपने किसी को कम समय के लिए उधारी दे रखी है तो आपके पास पैसा आएगा, क्या हो, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस क्या हो गया आपका, करंट असेट्स हो गया। ये आपके बैलेंस शीट का फॉर्मेट, ये आपको याद करना है। ऐसे पूरा क्वेश्चन तो नहीं आएगा लेकिन मेजर हेडिंग और माइनर हेडिंग से क्वेश्चन पूछेगा एग्जामिनर इस चैप्टर से। अब पढ़ेंगे एक बार पी एंड एल का फॉर्मेट। पी एंड एल में क्या लिखते हैं, सबसे पहले इनकम। पहली इनकम कौन सी है आपकी, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। जो भी बिजनेस आप कर रहे हो उससे आपको जो भी इनकम हो रही है वो क्या है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। जिस भी बिजनेस में आप डील करते हो मतलब ऑपरेट करते हो उससे जो भी इनकम हो रही है क्या है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। और अदर इनकम क्या हो गई आपकी, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। सारी नॉन ऑपरेटिंग इनकम किधर आ गई, अदर इनकम उसमें आ जाएंगी। अब देखो आपने सेल किया, इनकम हुई रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। आपने किसी को लोन दे रखा है, आपको इंटरेस्ट मिली, अदर इनकम। आपका काम नहीं है लोन देना, ठीक है, आपका काम है सामान बेचना, बेचकर पैसे कमाना, वो आपकी मेन इनकम है, वो आएगी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में। और कहीं से भी आपको पैसा मिला है वो नॉन ऑपरेटिंग, जैसे कि आपको रेंट रिसीव हुआ, क्या आएगी, नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, ठीक है। आपका काम नहीं है कि उधार पे वो रेंट पे जमीन देना, बिल्डिंग देना। दोनों को प्लस करेंगे टोटल रेवेन्यू आ जाएगा, मतलब आपकी टोटल इनकम आ गई। क्या करेंगे, उसमें से खर्चों को माइनस करेंगे। पहला खर्चा आता है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। अगर आपकी मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी है मतलब आप सामान क्या करते हो, बनाते हो, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग करते हो, बाजार से लाकर नहीं बेचते, बना रहे हो, तो क्या आएगा, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। जो भी मटेरियल आपने यूज किया है उसकी कंजप्शन की कॉस्ट आएगी। कैसे निकालेंगे, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। किसका, ओपनिंग ऑफ रॉ मटेरियल, कितना रॉ मटेरियल आपने खरीदा, कितना आपके पास पहले पड़ा था और कितना भी बचा हुआ है। बचा कुचा क्या आ जाएगा, कितना आपने यूज कर लिया, पुराना कितना था, नया कितना खरीदा और अभी कितना बाकी है। तो ऑटोमेटिकली क्या निकल गया, जो हमारे पास हमने कंज्यूम कर लिया उसकी कॉस्ट आ गई। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, बनाया बनाया माल आपने क्या करा, खरीद लिया, उसकी जो भी कॉस्ट है वो किस में आएगी, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। अब जो आपके पास फिनिश गुड्स हैं, जो WIP, जो सामान अभी बना नहीं है, या फिर जो स्टॉक इन ट्रेड है, बना बनाया जो आपने खरीदा है, उनका चेंज इन इन्वेंट्री, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। देखो यहाँ पे चेंज इन इन्वेंट्री हमने मटेरियल का नहीं लिया, क्यों नहीं लिया, क्योंकि वो ऑलरेडी आ गया ऊपर। और सबका लेंगे फिनिश गुड्स, जो सामान पूरे बन गए, WIP जो आधे पड़े हैं, और स्टॉक इन ट्रेड जो बने बनाए थे, पहले कितने थे और लास्ट में कितने, उनके बीच का जो आ गया वो क्या हो गई, आपकी कॉस्ट हो गया, आपका खर्चा हो जाएगा। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, एम्प्लॉयज़ को सैलरी दे रहे हो, वेजेस दे रहे हो, और क्या आएगा, ग्रेच्युटी दे रहे हो, पेंशन दे रहे हो, है ना, किस में आएगा, इंश्योरेंस की फैसिलिटी दे रहे हो, मेडिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवा रहे हो, एम्प्लॉयज़ के हित में आप जो भी कर रहे हो सब किसका पार्ट है, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस का। नेक्स्ट है फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट मतलब आपने पैसा उठाया, आपने लोन लिया, क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देनी पड़ेगी, क्या हो गई आपकी फाइनेंस कॉस्ट। नेक्स्ट है डेप्रीसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस। असेट की वैल्यू धीरे धीरे क्या होती है, डिक्रीज होती है, उसको क्या बोलते हैं हम, डेप्रीसिएशन बोलते हैं। अमोर्टाइजेशन किसके लिए यूज होता है, गुडविल के लिए, मतलब इनटेंजिबल असेट क्या होते हैं, अमोर्टाइज होते हैं, उनकी भी वैल्यू धीरे धीरे घटती जाती है। और जो भी अदर मिसलीनियस एक्सपेंसेस हैं जो ऊपर नहीं आए, जैसे कि ऑडिट फीस हो गई, जनरल एक्सपेंसेस हो गए, है ना, लीगल चार्जेस हो गए, सब किस में आएंगे, अदर एक्सपेंसेस में। और इन सब का टोटल करेंगे, उसके बाद हमारे पास आ जाएगा टोटल एक्सपेंसेस। रेवेन्यू में से, टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंसेस को माइनस कर देंगे, क्या आ जाएगा आपके पास, प्रॉफिट्स। ये प्रॉफिट कौन सा है, बिफोर टैक्स, क्योंकि अभी आपने इसमें से टैक्स माइनस नहीं किया।
फिर टैक्स माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये वो पैसा है जो आपका है, इसमें से क्या करोगे आप, इक्विटी शेयर होल्डर्स को दोगे, नहीं तो दोबारा से बिजनेस में ही लगा देंगे, ठीक है। ये था आपका बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट। अब देखो इसकी समरी लिखी हुई है जो ऊपर पड़ा था, प्रॉफिट एंड लॉस में इनकम आई, इनकम में से एक्सपेंस माइनस किए तो रिजल्ट में क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया, ठीक है। उसमें से टैक्स माइनस किया तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया। ऐसे ही बैलेंस शीट की समरी है, पहले क्या आएगा, लायबिलिटीज जो हम ओ करते हैं, मतलब जो जिसका हमें पेमेंट करना होता है, आज नहीं तो कल करना होता है, विद इन अ ईयर करेंगे तो करंट, और आफ्टर अ ईयर करेंगे तो नॉन करंट हो गया। और असेट जो हमारे हैं, मतलब जो हमें पैसा मिलेगा, एक साल के अंदर मिल गया करंट असेट, ज़्यादा साल के अंदर मिलेगा नॉन करंट असेट। जिसका हमारे पास पोजेशन है फिक्स असेट, इंटेंजिबल भी हो सकते हैं और टेंजिबल भी हो सकते हैं, ठीक है। इन दोनों के बीच का कोई डिफरेंस नहीं होता, असेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज होती है, ठीक है। असेट किसके बराबर है, आउटसाइडर लायबिलिटीज और शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर फंड मतलब मालिकों का पैसा, जितनी कैपिटल लगी हुई है वो और जितनी बाहर की लायबिलिटी है वो, दोनों को ऐड करेंगे क्या आ जाएगा, असेट। अब आ जाओ क्वेश्चन करेंगे। चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, लिस्ट एनी 4 आइटम्स ऑफ रिजर्व्स दैट आर शोन अंडर द हेडिंग रिजर्व एंड सरप्लस इन बैलेंस शीट। देखो अभी बताया कौन सा रिजर्व होता है, एक सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, ठीक है। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, यहाँ पे लिख दो डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, ये कंप्लीट नहीं लिखा हुआ, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, ठीक है। कोई भी 4-5 रिजर्व्स के नाम याद कर लो, इंफ्रास्ट्रक्चर रिडम्पशन रिजर्व भी याद कर सकते हो, है ना, डेवलपमेंट रिजर्व, कोई भी रिजर्व, 4 रिजर्व ये याद कर लो, कैपिटल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, डिबेंचर रिडम्पशन, कैपिटल रिडम्पशन, ठीक है। मिल गए 4 नंबर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेम 2 आइटम्स दैट आर शोन अंडर द हेड अदर करंट लायबिलिटी, और 2 आइटम्स ऐसे बताने हैं जो अदर करंट असेट में आते हैं। अदर करंट लायबिलिटी क्या होती है, देखो प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या है आपके, लायबिलिटी है, असेट है, अदर करंट असेट है प्रीपेड एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग क्या है, लायबिलिटी है, और इनकम रिसीव इन एडवांस वो भी लायबिलिटी है। तो लायबिलिटी में क्या आ जाएगी, इनकम रिसीव इन एडवांस और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। और असेट में क्या आ जाएगा, एक्रूड इनकम, जो पैसा आपने कमा लिया मिला नहीं, असेट है। और प्रीपेड एक्सपेंसेस, जो खर्चा हुआ नहीं आपने दे दिया तो आगे नहीं देना। तो लायबिलिटीज में क्या आएगा, आउटस्टैंडिंग और रिसीव इन एडवांस, और असेट में क्या आएगा, प्रीपेड और इनकम एक्रूड, ठीक है। अनपेड डिविडेंड भी क्या है आपकी, अदर करंट लायबिलिटी। अनपेड डिविडेंड मतलब वो डिविडेंड जो डिक्लेयर हो चुका और आपने उसे पे नहीं किया, क्या है वो, अदर करंट लायबिलिटी। अब देखो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे आपके, आइडेंटिफाई द मेजर हेड अंडर विच द फॉलोइंग विल बी शोन इन बैलेंस शीट ऑफ कंपनी एज पर शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग, शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग, क्योंकि शेड्यूल 3 में ही आपका बैलेंस शीट P&L का फॉर्मेट गिवन है। बताइए प्रोविजन फॉर टैक्स का मेजर हेडिंग क्या है, देखो अभी करा था करंट लायबिलिटी, और माइनर हेडिंग क्या थी, अदर करंट लायबिलिटी। क्या थी, अदर। करंट लायबिलिटी तो मेन हेडिंग थी, उसके अंदर प्रोविजन फॉर टैक्स उसमें आता है, अदर करंट लायबिलिटी में आता है। लोन पेबल ऑन डिमांड, लोन आपको डिमांड पे देना है, मतलब जब मांग लिया तब देना पड़ेगा, दैट इज करंट लायबिलिटी होगी। फिक्स टाइम ही नहीं है, फिक्स। कंप्यूटर रिलेटेड इक्विपमेंट क्या है आपके, असेट हैं, बिजनेस में यूज होने वाले नॉन करंट असेट हैं। तो मेजर हेडिंग पूछिए, अगर वो माइनर हेडिंग पूछता, सब हेडिंग पूछता, तो आप क्या बताओगे, फिक्स असेट है भाई, और कौन से, टेंजिबल वाले, ठीक है। लेकिन उसने मेजर हेडिंग पूछी है, क्या आएगी, नॉन करंट असेट्स।
गुड्स एक्वायर्ड फॉर ट्रेडिंग, आपने सामान बेचने के लिए खरीदा है, करंट असेट। क्या है आपका, इन्वेंट्रीज है ये, तो क्या है आपका मेजर हेडिंग पूछिए तो क्या लिखोगे, करंट असेट। और सब हेडिंग पूछता तो सामान बेचने के लिए खरीदा है, मतलब आपके पास माल पड़ा है, क्या है आपके ये इन्वेंट्री है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, मेजर हेडिंग बतानी है आपको किसकी, लूज टूल्स की। लूज टूल्स क्या होते हैं आपके, इन्वेंट्री होते हैं, ठीक है। लेकिन हमें मेजर हेडिंग बतानी है तो क्या लिखेंगे, करंट असेट। और सब हेडिंग क्या हो गई आपकी, इन्वेंट्री। मेजर हेडिंग करंट असेट, मेजर मतलब जैसे कि लायबिलिटी साइड की कितनी मेजर हेडिंग थी, शेयर होल्डर फंड्स, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी। असेट साइड में कितनी मेजर हेडिंग है, दो, नॉन करंट असेट और करंट असेट। तो बस वही पूछा है, तो मेजर हेडिंग क्या है, करंट असेट है। कॉपीराइट एंड पेटेंट क्या है, नॉन करंट असेट है। और सब हेडिंग पूछे तो क्या लिखोगे, इंटेंजिबल असेट। क्या लिखोगे, इंटेंजिबल असेट। अनपेड डिविडेंड क्या है, अदर करंट लायबिलिटी, लेकिन मेजर हेडिंग क्या है, करंट लायबिलिटी। लैंड एंड बिल्डिंग क्या है, नॉन करंट असेट है, ठीक है। मतलब फिक्स असेट हैं आपके, और जो भी नॉन करंट असेट। तो सब हेडिंग हो गई फिक्स असेट और मेजर हेडिंग हो गई नॉन करंट असेट। अगर आपने बैलेंस शीट का फॉर्मेट अच्छे से पढ़ा है ना तो ये क्वेश्चंस आपके गलत होंगे ही नहीं, ठीक है। P&L और बैलेंस शीट का फॉर्मेट अच्छे से पढ़ लो, एकदम घोटे के पी जाओ, तो ये क्वेश्चन गलत ही नहीं होंगे आपको। और समझ के पढ़ो, याद नहीं करने हैं। अब आ जाओ, देखो फिर से बताने हैं आपको मेजर हेडिंग। एक्रूड इनकम क्या होती है आपकी, एक्रूड इनकम वो इनकम जो आपने कमा ली है लेकिन आपको मिली नहीं है, आपका असेट है तो किस में आएगा, अदर करंट असेट। और मेजर हेडिंग क्या हो गई, करंट असेट हो गई, ठीक है। लूज टूल्स इन्वेंट्री का पार्ट होते हैं, किसका पार्ट होते हैं, इन्वेंट्री का, किस में आएंगे, करंट असेट में आएंगे। प्रोविजन फॉर एम्प्लॉइज बेनिफिट क्या है, ये एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए आपने प्रोविजन करवाया है, नॉन करंट लायबिलिटी है, ठीक है। अनपेड डिविडेंड करंट लायबिलिटी। और सब हेडिंग क्या हो गई, अदर करंट लायबिलिटी। शॉर्ट टर्म लोन्स करंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म लोन्स नॉन करंट लायबिलिटी, ठीक है। इस हिसाब से आपके मेजर और माइनर हेडिंग वाले क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। याद रखना है लूज टूल्स इन्वेंट्री का पार्ट होते हैं, ठीक है। अदर करंट असेट में लूज टूल्स को मतलब क्या ना, करंट असेट होती है मेजर हेडिंग और सब हेडिंग क्या है आपकी, लूज टूल्स। अच्छा देखो, पूछ रहा है कैपिटल रिजर्व क्या है भाई, सिक्योरिटी एंड रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट है। कैपिटल रिजर्व किसका पार्ट है, रिजर्व एंड सरप्लस का। बॉन्ड्स क्या है आपकी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, और लॉन्ग टर्म बोरोइंग किसका पार्ट होती है, नॉन करंट लायबिलिटी का। तो मेजर हेडिंग हो गई आपकी नॉन करंट लायबिलिटी, और लॉन्ग टर्म बोरोइंग क्या हो गई, सब हेडिंग हो गई। लोन रीपेबल ऑन डिमांड, डिमांड पे आपको लोन वापस करना है, क्या है आपकी, करंट लायबिलिटी। व्हीकल्स क्या है आपके, असेट हैं, कौन से, नॉन करंट असेट है। और अगर सब हेडिंग पूछे तो क्या लिखोगे, फिक्स असेट है, और फिक्स के अंदर भी कौन से हैं, टेंजिबल है। देख सकते हो आप अपने व्हीकल को, चला भी सकते हो व्हीकल को। तो गुडविल क्या है, नॉन करंट असेट है, लेकिन सब हेडिंग पूछेगा तो क्या लिखोगे, इंटेंजिबल असेट है। लूज टूल्स क्या है, इन्वेंट्री का पार्ट होता है, और इन्वेंट्री किसके पार्ट होते हैं आपके, करंट असेट्स के पार्ट होते हैं, ठीक है। मेजर हेडिंग क्या हो जाएगी, करंट असेट, सब हेडिंग क्या हो जाएगी, इन्वेंट्री। इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे मेजर हेडिंग और माइनर हेडिंग के इस वाले चैप्टर से। देखो फिर से, लॉन्ग टर्म बोरिंग क्या है, नॉन करंट लायबिलिटी है। ट्रेड पेबल्स क्या है आपकी, करंट लायबिलिटी है। प्रोविजन फॉर टैक्स क्या है, करंट लायबिलिटी, और उसके अंदर भी क्या है, अदर करंट लायबिलिटी है। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व किसका पार्ट है, शेयर होल्डर फंड का पार्ट है, ठीक है।
पेटेंट क्या है आपका? इंटेंजिबल एसेट है। और मेजर हेडिंग पूछे तो क्या लिखोगे? नॉन करंट एसेट है। एक्रूड इनकम, इनकम कमा ली मिली नहीं, एसेट है आपका। कौन सा? अगर मेजर हेडिंग पूछेगा तो भाई करंट एसेट है, और सब हेडिंग पूछेगा तो अदर करंट एसेट है। करंट इन्वेस्टमेंट करंट एसेट का पार्ट है। देखो ये देखो, डिबेंचर्स, डिबेंचर क्या होती है आपकी? लॉन्ग टर्म बोरोइंग होती है। किस में आती है? नॉन करंट लायबिलिटी में आती है। किस में आती है? नॉन करंट। और सब हेडिंग क्या हो गई? लॉन्ग टर्म बोरोइंग। लंबे समय के लिए उधारी लेते हो आप डिबेंचर्स के थ्रू, तो हो गई लॉन्ग टर्म बोरोइंग। लूज टूल्स, सब हेडिंग क्या हो गई इसकी? इन्वेंट्री हो गई। इन्वेंट्री का पार्ट होता है लूज टूल्स। और मेजर हेडिंग क्या हो गई? करंट असेट। कॉल इन एडवांस, कॉल इन एडवांस क्या है आपकी? लायबिलिटी है। कौन सी? अदर करंट लायबिलिटी। माइनिंग राइट्स क्या होते हैं? जो कोल माइंस होती हैं उनमें से कोल एक्सट्रैक्ट करने के आपके पास क्या है? अधिकार है। इसका मतलब इंटेंजिबल दिख रहा है क्या वो अधिकार? नहीं, तो क्या है वो? इंटेंजिबल असेट है। और मेजर हेडिंग क्या हो गई? नॉन करंट असेट हो गई। सब हेडिंग क्या हो गई? इंटेंजिबल असेट। व्हीकल्स क्या हो गए? नॉन करंट असेट। और सब हेडिंग क्या हो गई? फिक्स्ड असेट्स। देखो, टैक्स रिजर्व, टैक्स रिजर्व क्या होती है? करंट लायबिलिटी, ठीक है। और शॉर्ट टर्म प्रोविजन, आप हर साल टैक्स के लिए प्रोविजन बनाओगे, वो क्या है आपके? शॉर्ट टर्म प्रोविजन। और क्या है? करंट लायबिलिटी है। अब देखो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे इसके। चलो ये पहले एमसीक्यूज देखते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रेजेंटेड बाय डायरेक्टर्स टू शेयर होल्डर्स। Financial statement are presented by directors to shareholder at board meeting, special meeting, annual general meeting, none of the above. Financial statement BOD द्वारा कहाँ दिखाए जाते हैं? देखो, एनुअल जनरल मीटिंग, हर साल मीटिंग होती है कंपनी में, उसे क्या बोलते हैं? एनुअल जनरल मीटिंग। वहां पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को दिखाया जाता है, ठीक है। ये नया क्वेश्चन था। कंपनी अपने फाइनेंशियल्स की सारी इंफॉर्मेशन कहाँ दिखाएगी? कंपनी हर साल एक रिपोर्ट बनाती है, उसे क्या बोलते हैं? एनुअल रिपोर्ट, उसमें दिखाए जाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन होगा बी, एनुअल रिपोर्ट। अ कंपनी शुड डिस्क्लोज ऑल इंफॉर्मेशन इन एनुअल रिपोर्ट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ P&L, cash flow statement. Besides these statement, a special statement is also included in financial statement. If applicable of company, you are required to find that. Option है B, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। देखो कंपनी क्या बनाती है? बैलेंस शीट बनाती है, P&L बनाती है, कैश फ्लो। कुछ कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल है कि वो क्या बनाएंगे? चेंजेस इन इक्विटी। पहले उनके पास कितनी इक्विटी थी और साल के अंत तक उनके पास कितनी इक्विटी है, तो इक्विटी में जो चेंज हुआ उसका भी एक अलग से स्टेटमेंट बनाया जाता है। और वो किसका पार्ट होता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज का ही पार्ट होता है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन नया क्वेश्चन था, ये वाला भी था और बोर्ड मीटिंग वाला भी था। P&L क्या दिखाता है? फाइनेंशियल पोजीशन या फाइनेंशियल परफॉर्मेंस? कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बताता है कि कंपनी कैसा काम कर रही है, कितनी खर्चे कर रही है, कितनी इनकम कर रही है, कितना प्रॉफिट कमा रही है, कितना लॉस कमा रही है, ठीक है। P&L कंपनी के शेड्यूल 3 के सेकंड पार्ट में लिखा हुआ है, स्टार्टिंग में ही बताई थी ये बात। और बैलेंस शीट पार्ट 1 में लिखी हुई है, तो बैलेंस शीट है पार्ट 1 में और P&L है आपका पार्ट 2 में।
अब आ जाओ पी एंड एल के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 21 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड अंडर अदर इनकम। अदर इनकम में क्या आएगा? अदर इनकम कहाँ आता है? पी एंड एल में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के जस्ट नीचे क्या लिखा था? अदर इनकम, मतलब नॉन ऑपरेटिंग इनकम। बिजनेस को, आप जो भी बिजनेस कर रहे हो उससे जो इनकम होती है वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, उसके अलावा जो इनकम होती है वो अदर इनकम। अब देखो आपने स्टॉक खरीदा, इनकम है क्या? ये तो एक्सपेंस है, आपने खर्चा करा है, ठीक है। सेल ऑफ स्टॉक, स्टॉक बेचा, ये है आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। आपको इंटरेस्ट मिली है, ये है आपकी नॉन ऑपरेटिंग इनकम। आपका काम थोड़ी है इंटरेस्ट मिलना, आपको डेली थोड़ी मिलती है, तो क्या है आपकी नॉन ऑपरेटिंग इनकम। बिजनेस को चलाने के लिए जो इनकम मिलती है वो ऑपरेटिंग, उसके अलावा जो इनकम है वो नॉन ऑपरेटिंग। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी, इंटरेस्ट रिसीव्ड। देखो, अ कंपनी टुक अ लोन ऑफ 1 लाख एंड पेड इंटरेस्ट 10,000 फॉर दिस ईयर एट द रेट 10% ऑन लोन अमाउंट। कंपनी ने 1 लाख का लोन दिया और 10,000 का क्या दिया? उस पर इंटरेस्ट पे किया। रेट क्या है? 10%। ये जो रेट है वो क्या है? कंपनी की फाइनेंस कॉस्ट है। क्या है? फाइनेंस कॉस्ट। लोन लेने के लिए कंपनी को क्या देनी पड़ी है? इंटरेस्ट। तो क्या होगा ये? फाइनेंस कॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 23। क्या निकालना है आपको? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालना है। देखो, सेल कितनी है आपकी? 1,40,00,000। सेल्स रिटर्न कितनी है आपके पास? 4 लाख। एक जीरो ज्यादा लग गई। सेल्स में से सेल्स रिटर्न को क्या कर दो? माइनस कर दो। उसके बाद क्या दे रखा है? स्क्रैप दे रखा है। स्क्रैप को भी क्या कर देना? ऐड कर देना। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? 1,005,123। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। डिविडेंड रिसीव क्या है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का पार्ट नहीं है, ठीक है। आपने सामान बेचने से नहीं कमाया ये, आप ये ऑपरेशंस नहीं है आपके बिजनेस का, तो ये क्या आ जाएगा? अदर इनकम का पार्ट है। कौन सी इनकम है ये? अदर इनकम है। देखो लास्ट क्वेश्चन देखो, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम निकालना है आपको। कैसे निकालते हैं? ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, यही तो फॉर्मूला है। क्या निकलता है इससे? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, जो आपने मटेरियल कंज्यूम किया उसकी कॉस्ट। ओपनिंग इन्वेंट्री कितना है आपके पास? 5 लाख। आपने कितना और परचेज किया? 40 लाख का। और क्लोजिंग इन्वेंट्री कितना है? 6 लाख। क्या निकल जाएगा? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। पहले कितना था, फिर आपने कितना खरीदा और कितना क्लोजिंग में है। तो 5 लाख और 40 लाख, 45 लाख माइनस 6 लाख, 39 लाख आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इस चैप्टर से आपके ऐसे ही क्वेश्चंस बनेंगे, या तो मेजर हेडिंग या माइनर हेडिंग, या फिर ये छोटे 3 मार्क्स के क्वेश्चन या 2 मार्क्स के क्वेश्चन। ठीक है, फुल बैलेंस शीट बनाने को नहीं देगा। बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट पूछेगा कौन से चैप्टर में? कंपनी वाले चैप्टर में, जहाँ पे आपको एक ऑथराइज कैपिटल, इश्यूड कैपिटल वाला शो करना पड़ेगा। किसमें? नोट्स टू अकाउंट में, बैलेंस शीट का। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर अपन करेंगे कॉमन साइज स्टेटमेंट, उसके बाद करेंगे कंपैरेटिव, उसके बाद करेंगे अपन रेशियोज वाला चैप्टर। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।